हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज। साइंस के डर से नहीं, इंटरेस्ट से लेते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर रिमेनिंग पोर्शन of our first chapter of political science of class 11th. So in this section we will study the effectiveness of a constitution. So there are three factors which are responsible for the effectiveness of our constitution. The first factor is mode of promulgation, and the second factor is substantive provision, and the third factor is balanced institutional designs. So we will study all of these in very detailed manner. So let's start. The first one is mode of promulgation. मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या है? प्रोमलगेशन का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में या किसी और भी देश में और वो आया कैसे। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो वो किससे इंस्पायर्ड होता है? नेशनल मूवमेंट से। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो आया है वो कहाँ से आया है? इंडियन नेशनल मूवमेंट से इनहेरिट हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इनहेरिट हुआ है, कौन कौन से प्रोविजन से इनहेरिट हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें लेजिटिमेसी चेक करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? थ्रू रेफरेंडम। और रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि जैसे कि किसी कंट्री में अगर रेफरेंडम कराना है तो वहाँ के पूरे जो सिटीजन्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट लगता है, तो वो यस या और नो में रिप्लाई देंगे। तो दैट्स कॉल्ड रेफरेंडम। सो बट हमारे इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे लीडर्स इतने पॉपुलर थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू. Are others also the example. So let's start the next section. So only the popularity of the leaders was not the criteria of the successfulness of our constitution. ये जो लीडर्स थे ये इतने ज़्यादा एकोमोडेटिव थे, ये सारे डाइवर्स सेक्शन जो है हमारे सोसाइटी को उनको एकोमोडेट करते थे और ये इनका कोई भी मोटिव नहीं था कि उन्हें सिर्फ अपनी पर्सनल पावर को गेन करना है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट है। और सेकंड टॉपिक इज सब्सटेंसिव प्रोविजंस। सब्सटेंसिव प्रोविजंस का मतलब क्या है? ऐसे प्रोविजंस जो प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वो अपने वो सिटीजन्स को एश्योर करते हैं और रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों प्रेजेंट है। जैसे कि इक्वालिटी का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, बट वो इसलिए बताता है कि क्यों इक्वालिटी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कास्ट डिवीज़न बहुत है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का प्रोविज़न है। एंड द अदर थिंग इज, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न हो जैसे कि माइनॉरिटी सेक्शन को हार्म कर सकती है मेजॉरिटी सेक्शन, तो भाई माइनॉरिटी सेक्शन विल फॉलो इट। सो हमें क्या पता चलता है इससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको रीजन प्रोवाइड करना चाहिए। अगर वो रीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उनको उस प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। सो द थर्ड थिंग इज़ दैट बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। अब ये क्या है? बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कि जितने भी पावर है वो किसी एक सेक्शन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर्स। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर पार्लियामेंट. Parliament we have legislature and executive, and the other section is judiciary. Three sections have the equal powers. No sections can subvert the constitution. इसका मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ये एश्योर करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको अपने मन मर्जी से हटा नहीं सकता है। सो ये सब था हमारा किसके बारे में? कि कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। एंड द थर्ड एंड द अदर सेक्शन इज, अदर सेक्शन ये है कि एक और मेथड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी को चेक करने के लिए, जैसे रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू चेक द लेजिटिमेसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
अब ये क्या है, जैसे रिजिडिटी का मतलब क्या होता है और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको कोई भी चेंज ना कर पाए, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी चेंज होने चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और यही दोनों फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके द्वारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके इलेक्शन कब हुए थे, जुलाई 1946 में। एंड इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और इसके जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। किसके द्वारा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। और कहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ब्रिटिश प्रोविंस की। हमने पहले इंडिया में देखा है जब ब्रिटिश सरकार रूल करती थी तो वो कुछ एरिया खुद गवर्न करती थी और कुछ एरिया प्रिंस को देती थी, इंडियन प्रिंस को। लेकिन वो इंडियन प्रिंस अपने हिसाब से नहीं गवर्न करते थे, ये किसके गाइडलाइन के हेल्प से गवर्न करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से। सो जो एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करती थी वहाँ पे क्या हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के हिसाब से बनी थी। और इसके मेंबर्स जो बने थे वो किस प्लान के बेस पे बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान था एक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मिशन प्लान था, उसके हेल्प से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट हुए थे। सो ये प्लान क्या था, इस प्लान में एक प्रोविज़न था कि जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन होगी वहाँ पे 1 सीट अलॉटेड होगी, 1:10 लाख के बेसिस पे क्या मिलती थी, एक सीट अलॉट होती थी। सो इसके हेल्प से ब्रिटिश जो रूल था, ब्रिटिश रूल जहाँ पे था वहाँ पे कितनी सीटें आई थी, 292 सीट्स आई थी। और जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे प्रिंस रूल करते थे वहाँ पे कितनी सीटें आई थी, 93 सीट्स आई थी। और जो 4 सीट्स थी वो कहाँ से आई थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। एंड टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389। और 389 थे जिनमें से ये प्रोविंस के लोग थे। जैसे प्रोविंस में हमने देखा कि सीट कैसे मिलती है, 10 लाख पॉपुलेशन में एक सीट मिलती थी, और हमने मान लिया कि यह पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट मिल गई। लेकिन उन सीट में कौन कौन जाएगा, उन सीट में जाएंगे मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। और ये तीनों कैटेगरी ऐसे ही नहीं चली जाएंगी, फिक्स क्राइटेरिया नहीं था इनका, इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, ये इस सीट्स को फुलफ़िल करेंगे। सो हमने ये भी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने जो इसके मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो उन्होंने कैसे इलेक्ट किया। उन्होंने एक मेथड को फॉलो किया था जिसका नाम था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या मेथड है, ये जो मेथड है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्यसभा में, विधान परिषद में, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेजेंट टाइम में होते हैं। इस मेथड से इलेक्शन होते हैं। सो उस टाइम पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुए थे वो किस मेथड से हुए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सॉरी फॉर दैट, देयर वुड बी द ION इन स्पेलिंग, देयर इज अ मिसिंग, सो प्लीज करेक्ट इट। सो जो मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से, अभी हमने देखा ना कि 93 सीट्स किसको मिली थी, प्रिंसली स्टेट्स को। जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर कैसे बने थे, वो लोगों ने, जैसे प्रिंसली स्टेट जहाँ पे रूल करते थे उन सारे प्रिंसली स्टेट ने एक दूसरे से कंसल्ट करके मेंबर्स को सेंड कर दिया था। सो हमारे ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला पोर्शन है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी थी, अभी तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी। लेकिन अब ये सिर्फ पार्टीशन की बाद की बात कर रही है कि हमारी जो पार्टीशन हो गया है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। पार्टीशन के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। हमारे जो पहले कितने थे, 389 मेंबर्स थे। तो कितने कम हो गए, 90 मेंबर्स कम हो गए ना। तो यही बताया गया है कि जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स बचे थे,
299 मेंबर्स बचे थे। ये जो पार्टीशन हुआ था वो किसके हिसाब से हुआ था? माउंट बैटन के प्लान के हिसाब से हुआ था। और माउंट बैटन का प्लान क्या था? माउंट बैटन का प्लान था कि जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया तो जो भी मेंबर्स पाकिस्तान की टेरिटरी में फॉल करेंगे वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन जाएंगे, और जो इंडिया की टेरिटरी में फॉल करेंगे वो कहाँ के मेंबर बन जाएंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। सो आवर अदर सेक्शन इज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने दिन तक काम किया था और कैसे कितने दिनों तक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इन लोगों की मीटिंग हुई थी, डिबेट हुई थी और डिस्कशन हुए था। और 24 जनवरी 1950 को साइन कर दिया गया था कितने मेंबर्स के द्वारा? 284 मेंबर्स के द्वारा। और हमारा पार्टीशन कब हुआ था? पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोग थे? जो 28 मेंबर थे, कहाँ से? शेड्यूल्ड कास्ट के थे। और 82% सीट्स तो किसके द्वारा ऑक्युपाइड थी? कांग्रेस के द्वारा। आप कह दो कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया? 82% सीट्स अगर कांग्रेस की हैं तो अदर सेक्शन क्यों नहीं इंक्लूडेड है? अगर हम जाने ये इतनी ज़्यादा एकोमोडेटिव थे और इतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे कि कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कांग्रेस जो है वो इस टाइम पे की कांग्रेस से आप इसको कंपेयर मत करिए, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे जो थी वो कंसिस्ट थी वेरियस आइडियोलॉजीज थे उसमें, जैसे कि लिबरलिज्म में भी थी और मार्क्सिज्म में भी थी। एवरी आइडियोलॉजी इंक्लूडेड इन द कांग्रेस पार्टी। सो डोंट कंफ्यूज इट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? डेलिब्रेशन का मतलब होता है कि डिबेट करना और डिस्कशन करना और एक कंक्लूजन में पहुंचना। जैसे कि हमारे उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में क्या आए होंगे? किस इश्यूज पे बहुत सारे इशू जो हुए होंगे उन पे डिफरेंसेज हुए होंगे, और इन डिफरेंसेज को कैसे सॉल्व किया गया हो? डिबेट करके, डिस्कस करके और सॉल्व कर दिया गया होगा। लेकिन ये जो डिबेट और डिस्कशन होती थी वो कैसे होती थी? पब्लिक रीजन प्रोवाइड करके। अब ये पब्लिक रीजन क्या होता है? पब्लिक रीजन का मतलब क्या होता है? पब्लिक रीजन का मतलब होता है कि जो इशू नॉट रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट रिलेटेड टू कॉमन गुड्स। मतलब इसका हुआ कि ऐसे पॉइंट रखे जाएंगे उस टाइम पे, जैसे अगर आपको कोई भी बात रखनी है कि हमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए? कॉमन गुड होना चाहिए, सबकी भलाई होना चाहिए। सो our next topic is procedure. So this topic and the remaining topic of this chapter, so we will study in the next video. So I want to say, if you are liking my video, then please like my video and subscribe my channel. Thank you.